नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मापन एवं मूल्यांकन की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। पहली क्लास में अपन ने बात की मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। क्या होता है ये, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया मापन व मूल्यांकन में। तुलना कर कर जाना भाई किसमें क्या आता है। पहली कक्षा में ये पढ़ा, अब पढ़ेंगे भाई मूल्यांकन के गुण क्या है। एक सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन किसे कहा जाता है, एक गुणी मूल्यांकन किसे कहा जाता है, मूल्यांकन के गुण क्या हैं, इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। ये टॉपिक आज अपन करेंगे भाई, मूल्यांकन के गुण। अब देखो साथियों, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, व्यापकता, व्यावहारिकता, निष्पक्षता, विभेदीकरण, उपयोगिता। अब देखो साथियों, एक गुणी मूल्यांकन, मूल्यांकन के गुण हैं। एक बढ़िया मूल्यांकन, एक सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन किसे कहा जाता है। एक सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन उसे कहा जाता है जिसमें ये सभी गुण रहे, ये सभी गुण जिसमें रहते हैं। मतलब वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, व्यवहारिकता, निष्पक्षता, विभेदीकरण, उपयोगिता, ये सभी गुण जिसमें रहते हैं वो मूल्यांकन एक सर्वश्रेष्ठ, एक बढ़िया मूल्यांकन माना जाता है साथियों। अब बात करेंगे भाई वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। ये आपने लिख दिया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। वैधता क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, विश्वसनीयता सब पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई, वैधता से स्टार्ट करते हैं। ये मूल्यांकन के गुण हैं, इसमें से प्रश्न आते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए भाई विश्वसनीयता क्या होती है, एक विश्वसनीय मूल्यांकन किसे कहा जाता है। आप बता पाओगे तो नंबर ले जाओगे, नहीं तो काला गोला कराओगे, नहीं तो फिर देख लो। तो भाई वैधता से शुरू करते हैं। भाई कोई परीक्षा ली जाती है, कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा होती है, उसका निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर वो उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, अगर वो परीक्षण उस उद्देश्य पर खरा उतर रहा है तो वो वेद है। सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी ये बात है कि कोई सी भी परीक्षा हो वो किसी न किसी उद्देश्य को रखती है। मतलब वो किसी न किसी वजह से हो रही है, अगर वो वजह सिद्ध हो रही है, अगर वो उद्देश्य प्राप्त हो रहा है तो वो वेद है, वो वेद है। तो समझने वाली बात है। जैसे कि मान लीजिए वेदता आप बोलते हो भाई, जैसे कि आपको शिक्षा के बारे में समझाना है और प्रश्न शिक्षा के बारे में आपने उसमें पूछा है, प्रश्न पत्र में शिक्षा के बारे में प्रश्न दिए हैं तो वो वेद है। पूछ रहे शिक्षा के बारे में हो और प्रश्न आप पर्यावरण से संबंधित दे रहे हो तो वो फिर वेद नहीं हुआ। मतलब जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप मूल्यांकन कर रहे हो, प्रश्न पत्र ले रहे हो, पेपर ले रहे हो, तो वो उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। समझने वाली बात है। परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई परीक्षण उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर रहा है तो वह वेद है।
समझने वाली बात है साथियों। परीक्षण का निर्माण, परीक्षा का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई परीक्षण अगर उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर रहा है तो वो परीक्षण क्या है? वैध है साथियों। परीक्षण क्या है? वैध है। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा हो रही है या परीक्षण हो रही है, उस उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आने चाहिए। उस उद्देश्य से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। संबंधित प्रश्न होने चाहिए। आप पूछ रहे हो भाई शिक्षा क्या है और प्रश्न हो रहे हैं पर्यावरण से संबंधित, तो वो वैध नहीं माना जाएगा, वो परीक्षण वैध नहीं होगा। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा हो रही है उस उद्देश्य को अगर वो पूरा करेगा प्रश्न पत्र, वो मूल्यांकन, तो वो वैध है। यहां तक समझ में आया भाई? वैधता अच्छे तरीके से समझ ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वैधता से संबंधित। अब देखो भाई, अब देखो विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब आप बोलते हैं ना ये व्यक्ति विश्वसनीय है यार, इस पे विश्वास किया जा सकता है, तो ऐसे ही विश्वसनीयता है। पेपर कितनी बार भी ले लिया जाए रिजल्ट सेम रहे, बस इतनी गणित है इसमें। मान लीजिए मैं पेपर दे रहा हूं, मेरे पहले बार चेक करने पे मूल्यांकन में 72 नंबर आए, दूसरी बार चेक करेंगे तो भी 72 आएंगे। तो अगर रिजल्ट सेम रहेगा, कितनी बार मूल्यांकन हो, अगर रिजल्ट सेम आता है तो वो विश्वसनीय है, वो पेपर विश्वसनीय है, वो मूल्यांकन विश्वसनीय है। बस इतनी गणित है इसमें। मूल्यांकन को कितनी ही बार दोहराया जाए पर रिजल्ट सेम रहता है, परिणाम सेम रहता है, रिजल्ट सेम रहता है, तो वह मूल्यांकन विश्वसनीय है। विश्वसनीय है। कितनी बार परीक्षा लो रिजल्ट सेम रहेगा तो वो क्या है? विश्वसनीय है। वो मूल्यांकन विश्वसनीय है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को आजमाते हो, भाई ये मेरे साथ देगा नहीं देगा, अगर वो हर बार साथ देता है तो क्या है? वो मित्र आपका विश्वसनीय है, वो व्यक्ति विश्वसनीय है, तो ये विश्वसनीयता हो गई। अब देखो साथियों, वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठ पर्सन भी तो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वस्तुनिष्ठता वही है। अब मैं समझाता हूं। अब बात करते हैं भाई गांधी जी का जन्म कब हुआ? आप सभी का उत्तर आएगा 2 अक्टूबर। क्या आएगा? 2 अक्टूबर। भाई पूछा जाए गांधी जी का जन्म कब हुआ तो आप सभी का क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? 2 अक्टूबर। किसी का 5 अक्टूबर आता है क्या? नहीं आता, 2 अक्टूबर भी आएगा। मतलब वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ है, मतलब मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ है। समझने वाली बात यह है साथियों कि वस्तुनिष्ठ वो होता है जिसे, जैसे मैं हूं, मैं मास्टर हूं कॉपी चेक करने वाला, और मैं घर से लड़ाई करके आया हूं, पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई है, आकर और गुस्सा कॉपी पे निकालता हूं। बढ़िया लिखने वाले लड़के का भी, अरे ये क्या लिखा है, ये क्या लिख दिया, काटा पीटी करके और 100 में से उसको 40 नंबर पास करके भेजता हूं, और मूड बढ़िया है भाई, शानदार मूड है उस दिन एक खराब कॉपी भी आ जाएगी, उसमें भी 80 नंबर टेक दूंगा। तो समझने वाली बात यह है कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठता जो होती है, उस पे अध्यापक का मनोदशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है तो 2 अक्टूबर को ही होगा। समझने वाली बात यह है भाई, वस्तुनिष्ठ गांधी जी का। अब मेरा मूड कितना ही खराब हो, वो अगला 2 अक्टूबर लिखा है तो मैं उसको सही करूंगा ही, गलत मैं कर ही नहीं सकता। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं जिसका जवाब सेम आए,
भले अध्यापक की कोई मनोदशा हो, कैसी मनोदशा हो, हर बार से मतलब जैसे 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर ही आए। अब भाई एक चीज और पूछता हूं, समझ में आ गया? लिख लेना आप। अब एक चीज और है, जैसे वस्तुनिष्ठता है, तो सबसे वस्तुनिष्ठ बढ़िया मतलब वस्तुनिष्ठता में सबसे बढ़िया जो पेपर होता है, जो आप पेपर लेते हो, वो कौन सा होता है? समझने वाली बात है भाई। जैसे वस्तुनिष्ठता में जो होते हैं ऑप्शन वाइज ए बी सी और डी, या सही गलत वाले, सही गलत, या खाली स्थान वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, खाली स्थान वाले, या मिलान वाले। भाई अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगर बात करें अपने, तो बताइए एबीसीडी वाले आते हैं ना, जो ऑप्शन देते हैं 4, जैसे अपने रीट में सब में आते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं, या सही गलत वाले सबसे बढ़िया पेपर होते हैं, या खालिस्तान वाले, या मिलान करने वाले? बस सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ मतलब वस्तुनिष्ठता में सबसे बढ़िया कौन से होंगे? सबसे बढ़िया आपके हिसाब से एबीसीडी वाले होंगे, या सही गलत, या खालिस्तान, या मिलान? तो सबसे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है वो होता है मिलान करने वाला। मिलान करने वाला क्यों? क्योंकि मिलान करने वाले प्रश्नों में चीटिंग करने का कम से कम रहता है, मतलब चीटिंग विद्यार्थी कम से कम कर पाएगा। मिलान करने वाले में 4-5 है, मिलान करना है, किसके में से देखेगा? बहुत कम। तो सबसे जो वस्तुनिष्ठ पेपर होता है वो मिलान होता है। तो वस्तुनिष्ठ आपको समझ में आ गई। अध्यापक की मनोदशा का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उत्तर है वही उत्तर रहेगा, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या होता है? विभेदीकरण विभेदीकरण क्या होता है, आप समझिए। आप जैसे कि आप YouTube पे वीडियो देखते हो, वीडियो की क्वालिटी 480 भी रहती है, 360 भी रहती है, 240 भी रहती है, 144 भी रहती है क्वालिटी वीडियो की। तो अब मान लीजिए मेरे पास इंटरनेट आज कम है, तो मैं 240 पे या 144 पे देखूंगा। इंटरनेट ज्यादा है तो 480 पे देखूंगा। अब मान लीजिए ये नहीं रहे और 480 पे वीडियो चले, तो मान लीजिए इंटरनेट कम रहे, वो क्या करे? वो देखने वाले क्या करे? तो इसी प्रकार से विभेदीकरण होना चाहिए। मतलब समझिए आप, परीक्षण में सभी प्रश्न होने चाहिए, सभी प्रकार के प्रश्न। अब समझने वाली बात है भाई, परीक्षण में सभी प्रकार के, सभी स्तर के प्रश्न होने चाहिए। समझो आप, मैं समझाता हूं। उच्च श्रेणी, मध्यम और निम्न, यानी एवरेज। समझने वाली बात है साथियों। अगर पेपर में, प्रश्न पत्र में अगर आप ये तीनों स्तर रखोगे, मतलब प्रश्न उच्च श्रेणी का भी रहेगा, मतलब प्रश्न एक ऐसे उच्च श्रेणी मतलब बढ़िया, मतलब कठिन प्रश्न, मतलब एक बढ़िया प्रश्न, एक मध्यम श्रेणी का मतलब ठीक ठाक प्रश्न जिसे मध्यम छात्र कर सके, और एक निम्न यानी एवरेज प्रश्न, जो मतलब एवरेज प्रश्न हो। इन तीनों, जिस प्रश्न पत्र में ये तीनों रहते हैं, मतलब उच्च श्रेणी का भी, मध्यम श्रेणी का भी और निम्न एवरेज का भी, वो विभेदीकरण है साथियों। समझो भाई, अगर उच्च श्रेणी के प्रश्न दे दे तो जो बच्चा, जो विद्यार्थी एवरेज है, वो कैसे कर पाएगा? समझने वाली बात है। ताकि सक्षम व अक्षम विद्यार्थी में अंतर किया जा सके, विद्यार्थी में अंतर किया जा सके। मतलब ये प्रश्न अगर उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के रहेंगे, तो विद्यार्थी में मतलब क्या किया जा सकता है कि यार ये इस प्रश्न को करने में ये विद्यार्थी सक्षम है, इस प्रश्न को करने में ये विद्यार्थी
सक्षम है और इसको करने में सक्षम है, इस प्रश्न को करने में ये विद्यार्थी अक्षम है। इस प्रकार से मतलब पता लग जाता है भाई ये एवरेज छात्र, मतलब इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ये एक एवरेज छात्र है, ये ठीक है, इस पे थोड़ा और क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। तो इस प्रकार से छात्रों का मतलब पता लग जाता है। मूल्यांकन इस प्रकार का भी होना चाहिए। विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थियों की क्षमता का पता लगता है इससे, विद्यार्थियों की क्षमता का पता लगता है, पता लगता है। तो विद्यार्थियों की क्या है, क्षमता का पता लगता है ऐसे प्रश्नों से। तो विभेदीकरण होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो व्यापकता आती है, व्यापकता। व्यापकता मतलब प्रश्न है जो पूरे पाठ्यक्रम से होने चाहिए, पूरे पाठ्यक्रम से होने चाहिए। मतलब साथियों व्यापकता, व्यापकता होनी चाहिए, प्रश्न पत्र पूरे पाठ्यक्रम में से होनी चाहिए। मतलब हिंदी में जैसे कि गद्य भाग आता है, पद्य भाग आता है और व्याकरण आती है, व्याकरण। आप केवल व्याकरण के ही प्रश्न पूछ रहे हो तो वो मूल्यांकन सही रहेगा, या आप पद्य और व्याकरण के पूछ रहे हो, गद्य को छोड़ रहे हो, मतलब जो सिलेबस है उसमें से प्रश्न आने चाहिए। मतलब पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, गद्य में से भी, पद्य में से भी और व्याकरण में से भी, इन देखा अगर है तो पेपर। इस प्रकार से साथियों व्यापकता क्या होती है, प्रश्न जो पूरे पाठ्यक्रम से होने चाहिए। मतलब अगर पाठ्यक्रम पूरा है और उसमें से प्रश्न है तो पता लगता है भाई किसी की व्याकरण बढ़िया रहती है, किसी का गद्य, तो इससे क्या होता है, बढ़िया एक मूल्यांकन होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो साथियों, एक होती है व्यवहारिकता, व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या होती है इस बारे में समझते हैं भाई। व्यवहारिकता मतलब समझिए आप कक्षा स्तर, समय सीमा और विषय वस्तु, विषय वस्तु, कक्षा स्तर, समय सीमा और विषय वस्तु को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र होना चाहिए। मतलब समझने वाली बात यह है कि व्यवहारिकता यह कहती है कि कक्षा स्तर, अब जिस विद्यार्थी का कक्षा स्तर 5वीं का कक्षा स्तर है और आप 8वीं के प्रश्न पत्र दे रहे हो तो ये क्या सही मूल्यांकन है? नहीं, ये गलत है। कक्षा स्तर, समय सीमा, समय सीमा एक प्रश्न के मतलब आप कितने प्रश्न हैं उस हिसाब से समय सीमा तय होती है। मतलब आप अगर 3 घंटे के प्रश्न उसमें बना रहे हो और आप समय सीमा 2 घंटे दे रहे हो तो विद्यार्थी कैसे कर पाएगा? तो समय सीमा और विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु का ले रहे हो उसी विषय वस्तु का लीजिए। तो कक्षा स्तर, समय सीमा, विषय वस्तु, इन तीनों को मिलाकर प्रश्न पत्र होना चाहिए। मतलब इन तीनों से संबंधित प्रश्न पत्र होना चाहिए, इनसे संबंधित, मतलब जिसमें जिस प्रश्न पत्र में ये तीनों आए, मतलब इन तीनों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र होने चाहिए। इन तीनों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए, प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए। भाई समझने वाली बात है, कक्षा स्तर, समय सीमा, विषय वस्तु, इन तीनों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए। मूल्यांकन विद्यार्थी के मानसिक स्तर, देखो मूल्यांकन जो होता है वो विद्यार्थी के मानसिक स्तर, मानसिक स्तर, मूल्यांकन विद्यार्थी के मानसिक स्तर। साथियों देखो मूल्यांकन जो व्यवहारिकता क्या बोलती है कि मूल्यांकन विद्यार्थी के मानसिक स्तर और कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर होना चाहिए, कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ध्यान में रखकर। देखो साथियों व्यवहारिकता में ये देखो मेन चीज क्या है, मानसिक स्तर, कक्षा स्तर और विषय वस्तु और समय सीमा। मतलब मूल्यांकन विद्यार्थी के मानसिक स्तर, कक्षा स्तर
को ध्यान में रखकर होना चाहिए और विषय वस्तु को ध्यान में रखकर मूल्यांकन होना चाहिए। वो व्यवहारिकता का मूल्यांकन है साथियों। आगे देखो, उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता, उपयोगिता, उपयोगिता को समझो। एक अच्छा मूल्यांकन साथियों, एक अच्छा मूल्यांकन, एक अच्छा मूल्यांकन जीवन, एक अच्छा मूल्यांकन जीवन से संबंधित होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। जीवन उपयोगी मूल्यांकन होना चाहिए, जीवन उपयोगी मूल्यांकन, मूल्यांकन होना चाहिए। अब समझिए उपयोगिता, उपयोगिता मूल्यांकन क्या होता है? एक अच्छा मूल्यांकन जीवन से संबंधित होना चाहिए, आगे जाकर काम में आए। ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करो, ऐसी शिक्षा दो कि विद्यार्थी के आगे जाकर काम में आए। जो शिक्षा आगे जाकर काम में नहीं आए वो शिक्षा किस काम की? तो उपयोगिता वही होती है, एक मूल्यांकन अगर आप लेते हो, एक अच्छा मूल्यांकन जीवन से संबंधित होना चाहिए और जीवन उपयोगी मूल्यांकन होना चाहिए। ये अपन मूल्यांकन के गुण आज कंप्लीट कर लिए हैं, आगे और भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए।